Hello students, chapter 4th, thermal and chemical effects of electric current. It is related to class 10th, 11th and class 12th for science students. The heating effect of electric current, Joule's law. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है. थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. वी at the first we talk about the thermal effect of electric current and after that the chemical effects of the electric current. देखिए थर्मल मीन्स रिलेटेड टू हीट टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट का जो थर्मल इफेक्ट क्या होता है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ. द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए सीधी सी बात है. इच मैटर इज मेड अप ऑफ द small particles. These particles further divided into proton, electrons and neutrons. Protons are the positively charged particle, electrons are the negatively charged particle, whereas the neutrons haven't any kind of the charge. During their motion, electrons collide with the oscillating positive ions and the conductor and impart part of their energy to them. देखिए सीधा सा है. ड्यूरिंग देयर मोशन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे ऑलवेज इन मोशन बिकॉज व्हाट एवर हाउ कैन वी think about that matter. There is the nucleus has the positively charged, nucleus has the positively charged and orbits have the negatively charged. Electrons are the negatively charged particle while the protons are the positively charged particles. And there is the very well about that the opposite charge or unlike charge attract each other. सीधी सी बात है कि दोनों अट्रैक्ट करते हैं. सो देयर इज इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. दैट्स वाई देयर इज अ मोशन. उनके बीच में मोशन होगा, ओसिलेशन होगा. ओसिलेशन मीन्स मोशन जो होता है वो मोशन वाइब्रेटिंग मोशन होगा. वाइब्रेटिंग मोशन जो होगा वो वापस से अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करता है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन में अगर है तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से डैशिंग करेंगे, टकराएंगे. और ओसिलेटिंग पॉजिटिव आयंस जो है वो कंडक्टर में इम्पार्ट अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी टू देम. और जब वो मोशन में आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी. आयंस ओसिलेट फास्टर एंड देयर इंक्रीज एनर्जी इज मैनिफेस्टेड एज हीट. और जब वो ओसिलेट होते हैं तो जितने फास्ट ओसिलेट होंगे, अपने मीन पोजीशन से मूवमेंट करेंगे, है ना, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी. और जब एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी. सीधा सा ये पूरा फैक्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, अब करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही क्या होता है, फ्लो होता है. द मीन्स इफ़ वी टॉक अबाउट द करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. The heat energy released in a conductor on passing an electric current is called the Joule heat. An effect is called the Joule effect. जब हीट एनर्जी रिलीज्ड होती है इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में हीट एनर्जी रिलीज्ड होती है पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, जब उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो हीट एनर्जी उस कंडक्टर में रिलीज्ड हो जाती है और इसको कहते हैं जूल हीट. और इफेक्ट इज कॉल्ड द जूल इफेक्ट, और उसको बोलेंगे जूल इफेक्ट. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर मीन्स दैट V जूल वोल्ट of the joule electrical energy is utilized and converted into heat when 1 coulomb charge passes through the conductor. सीधा सा है वो ये कह रहा है कि जो हीट एनर्जी, द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो टू टर्मिनल्स में होता है. ठीक है, V वोल्ट अप्लाइड किया जा रहा है बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर मीन्स दैट V जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूटिलाइज
मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो जो वोल्ट है वो यूटिलाइज किया जा रहा है कन्वर्ट करने में, मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि 1 कूलाम चार्ज उस पर पासेस किया जाता है कंडक्टर में। जब 1 कूलाम चार्ज कंडक्टर में पास किया जाता है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्ट में है उसको हीट में कन्वर्ट कर किया जाता है। इफ़ Q कूलाम चार्ज passes थ्रू द कंडक्टर इन T सेकंड रिजल्टिंग इन करंट I। अगर ये मान लिया जाए, हम ये मान लेते हैं कि Q कूलाम का चार्ज है, किसी कंडक्टर में पास हो रहा है और T सेकंड वो ले रहा है, T सेकंड ले रहा है I करंट पास करने में। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस दिस, तो उस हीट एनर्जी को क्या कहा जाएगा? W इक्वल टू V इंटू क्यू। W मीन्स वर्क डन होगा उसमें, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कूलाम चार्ज इक्वल टू जूल। और हम जानते हैं कि V इक्वल टू जो Q इक्वल टू होता है IT होगा, प्रोड्यूस करंट इंटू टाइम। और हम ये भी जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है, तो IR स्क्वायर I स्क्वायर RT, सो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। सो जो ओम्स लॉ है वो V इक्वल टू IR है। द इलेक्ट्रिक पावर दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम और कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इन अ रेजिस्टेंस R इज। अब इलेक्ट्रिक पावर जो किसको कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जाती है पर यूनिट टाइम या कन्वर्ट की जाती है इनटू हीट एनर्जी में पर यूनिट टाइम, जबकि रेजिस्टेंस R उस पर कार्य कर रहा है। P इक्वल टू वी बाई इक्वल टू जूल पर सेकंड हो जाएगा, इक्वल टू वाट हो जाएगा। तो हम जानते हैं वही V इक्वल टू IR होता है, तो IR इसमें रखा तो I स्क्वायर R हो गया, तो V स्क्वायर अपॉन R हो गया। Thus the mechanical unit of energy joule equal to watt second, which is an electrical unit of energy. This being too small, kilowatt per hour equal to kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule is used practical unit of the electrical energy, जो बिल्कुल practical unit है electrical energy की। R is the ohmic resistance of the conductor, value of which does not depend upon वोल्ट और करंट। जो R है उसकी वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करती है। कंसिडरिंग R एज ए कांस्टेंट, मीन्स R को हमको कांस्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा। सो P इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इक्वल टू P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर और द P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। सीधी सी बात है। In fact, all electrical appliances are rated to operate for a given potential difference, and hence in household wiring they are connected in parallel। देखिए, सबसे बड़ी फैक्ट ये है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, हमारे फैंस हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, जितने भी हम यूज़ करते हैं, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीज़ें, ये गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पर ही वर्क करेंगे। हाउस होल्ड जो घरेलू वायरिंग में जो यूज़ होते हैं, तो वो एक 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इनको। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसीलिए उनको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। देयरफॉर वी इज सेम फॉर ऑल वेरेज आई वेरीज। देखिए, वोल्ट जो है वो सेम रहेगा, जबकि आई जो है करंट जो है वेरी करेगा। हिंस इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ द फार्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, और इसीलिए P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R पर ही सारा हमारा सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट होता है। जूल्स लॉ क्या कहता है, हम ये देख लेते हैं। जूल्स लॉ ये कहता है द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, देखिए, तो हीट जो प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम जो है, सीधी सी बात है, थ्रू इलेक्ट्रिक गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू एक्सप्रेस हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज द फॉलोइंग
reaction relation given by Joule is used. W equal to JH, where W is the mechanical energy in Joule, H is the heat energy in the calorie, and the J equal to 4.2 Joule per calorie is Joule constant of the mechanical equivalent of the heat. H equal to calorie equal to IR square RT into Joule divided by J. So practical application of the Joule heating. Joule heat is used in domestic appliances such as the electric iron, toaster, oven, केटल, रूम हीटर एक्सेट्रा. अब जूल जो है उसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम जूल की हीटिंग ला का यूज़ करते हैं. सारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में. इलेक्ट्रिक आयरन मतलब आपकी प्रेस इस्त्री जिसको बोलते हैं, टोस्टर में यूज़ होता है, ओवन में यूज़ होता है, केटल मीन्स टी का जो आपका बनाने का एक इलेक्ट्रिक केटल होता है, उसमें रूम हीटर में यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो, देखिए जैसे ही उसको करंट दिया जाता है तो रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो रेड हॉट हो जाती है प्रेस. टोस्टर में जो प्लेट है वो गर्म हो जाएगी, है ना. ओवन में भी यही चीज़ होगी और गर्म होगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी तो वो हीट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी और हीट एनर्जी applicable for our domestic purposes. The temperature of the filament of the bulb rises considerably when current flows through it and it emits light. Hence, it should be made of a metal of the high melting point such as tungsten, whose melting point is 3380 डिग्री सेल्सियस. देखिए इसमें टोस्टर, आयरन, ओवन, केटल, इसमें क्या होगा, एक फिलामेंट यूज़ होगा जो कंसिडरेबली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू, जब करंट उसमें से फ्लोज किया जाएगा तो वो लाइट एमिट करेगा और लाइट एमिट करेगा तो बाद में वो हीट एमिट करेगा. बट इन सब के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए. जैसे टंगस्टन का है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस है. ऑल्सो इट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एज फार एज पॉसिबल. दूसरी बात है कि वो अगर हीट उसने ले ली है तो थर्मली आइसोलेटेड होना चाहिए. उसका एटमॉस्फेयर और जो एनवायरनमेंट है उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए. ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड टू द बल्ब इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट. बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें पावर दिया जाता है और बल्ब ग्लो कर देता है. नॉर्मली ये बल्ब एमिट्स 1 कैंडेला ऑफ लाइट पर वाट और द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड. 1 कैंडेला की लाइट वो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो प्रोड्यूस करता है और पर वाट जो है, पर वाट पे इतना होता है इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड होती है. अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द जूल हीट इज़ फ्यूज़ वायर यूज्ड इन द सर्किट. एक नई चीज़ आई, सेफ्टी फ्यूज़ वायर. हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस. जब कभी भी हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या एनी काइंड ऑफ सर्किट में जब भी कोई फॉल्ट होगा या कहीं पर कोई अप्लायंसेस मिसफंक्शनिंग करेगा तो क्या होगा कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हो जाएगा. तो क्या होगा कि आपको करंट अगर इंक्रीज़ हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, करंट ज़्यादा मिला, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिला, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I है ना, सीधी सी बात है. तो करंट ज़्यादा हुआ तो वोल्ट ज़्यादा हो गया तो हीट रेजिस्टेंस तो रहता है ना, हीट ज़्यादा हो गई तो क्या होगा कि आपके अप्लायंसेस को वो जला देगा, है ना, उसको डैमेज कर देगा. तो ऐसी जगह हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक जो सर्किट्स होते हैं उनमें हम फ्यूज़ लगाते हैं. फ्यूज़ वायर जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. लो मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही उसको हीट मिली तो वो गल जाता है और कनेक्शन कट हो जाता है, मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो आपके अप्लायंसेस जो है वो सेफ बचे रहते हैं. सब पढ़ लेते हैं हम क्या है. अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीट इज फ्यूज वायर्स यूज्ड इन द सर्किट. इट कंसिस्ट ऑफ ए piece of the metal wire having low melting point such as aluminum alloy or tin, lead, copper, etc. and is connected in series with an appliances. सबसे बड़ी बात है कि जब भी फ्यूज़ वायर है वो सीरीज़ में जोड़ा जाएगा, जो सर्किट बनेगा वो सीरीज़ में जोड़ा जाएगा. इफ़ करंट लार्जर देन ए स्पेसिफिक वैल्यू फ्लोज द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, दस द प्रोटेक्टिंग द अप्लायंस. केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. हम सीधे आ जाते हैं हम केमिकल इफेक्ट्स पे. इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होगा. इंट्रोडक्शन.
सॉलिड एंड मोल्टन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, सॉलिड और जो मोल्टन मेटल होती है उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो मूवमेंट करते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंपलसरी है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द मेटल्स ओनली हीटिंग ऑकर्स एंड नो केमिकल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। जब मेटल के थ्रू करंट जाता है तो उसमें हीटिंग हो जाता है और केमिकल इफेक्ट उसमें नज़र नहीं आता है। मोस्ट लिक्विड्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल ग्रेसिया वाटर। मोस्ट जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे वाटर भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। व्हेन एन एसिड बेस और एन इनऑर्गेनिक साल्ट इज एडेड टू द वाटर इट डी एसोसिएटेड इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी इनऑर्गेनिक किसी व्हेन एन एसिड बेसिस और इनऑर्गेनिक साल्ट इज एडेड टू वाटर, अगर वाटर के अंदर एसिड बेस और इनऑर्गेनिक साल्ट को मिलाया जाता है तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो डी एसोसिएटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। द सॉल्यूशंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वेसल कंटेनिंग इट अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो सॉल्यूशन बनेगा वाटर का एसिड के साथ, वाटर का बेस के साथ, वाटर का इनऑर्गेनिक साल्ट के साथ, जब वो डाइल्यूट जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा और इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाएगा। और जिस वेसल में, जिस बर्तन में आप इसको बना रहे हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स भी होना ज़रूरी है, कैथोड और एनोड। कैथोड जो है वो केटायन है, मतलब पॉजिटिव है, और एनोड जो एनायन है वो नेगेटिव है। ठीक है। Organic salts like NaCl and KCl means sodium chloride and potassium chloride conduct electricity in molten form. मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सिल्वर आयोडाइड AgI कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एवन इन सॉलिड फॉर्म। जो सिल्वर आयोडाइड है वो इलेक्ट्रिक करंट को सॉलिड फॉर्म में भी क्या करता है, पास करता है। इसीलिए जितने भी सर्किट्स होते हैं, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में मदरबोर्ड हो गया कंप्यूटर का, आपकी एंड्रॉयड सिस्टम का, फ़ोन का मदरबोर्ड हो गया, उन सब में या तो AU गोल्ड या सिल्वर की जो है सर्किट होता है, क्योंकि सिल्वर सॉलिड और गोल्ड जो है सॉलिड स्टेट में भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास कर देता है। नॉर्मली द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स। जो सॉल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इन NaCl क्रिस्टल Na प्लस NCl क्लोरीन, जो सोडियम पॉजिटिव रेडिकल है और क्लोरीन नेगेटिव रेडिकल है, इनको आयंस बोलते हैं, बाउंड टू ईच अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। About 7.9 electric volt, 1 electric volt into 1.6 in 10 to the power minus 19 joule energy is required to separate them. इतनी एनर्जी लगेगी उनको सेपरेट करने के लिए। ओनली 0.03 इलेक्ट्रिक वोल्ट थर्मल एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर विच इज इनसफिशिएंट टू ब्रेक द NaCl क्रिस्टल। एक्चुअली में जो NaCl सॉलिड क्रिस्टल जो आपके घर में मौजूद होता है उसको 0.03 इलेक्ट्रिक वोल्ट थर्मल एनर्जी जो है हमारे रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है, जो NaCl क्रिस्टल को उसके रेडिकल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स में तोड़ने के लिए बहुत निग्लिजेंस होती है, बहुत निग्लिजिबल होती है। उसको चाहिए 7.9 इलेक्ट्रिक वोल्ट और 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर, जब NaCl को वाटर में एडिट किया जाता है, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अरेंज इन द स्पेस बिटवीन द आयंस विच रिड्यूस अट्रैक्शन बिटवीन देम। जब वाटर उसमें
NaCl को सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वाटर पोलर होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स जो वाटर के होते हैं वो NaCl के बीच की जो स्पेस होती है Na और Cl के बीच की, उसमें जाके क्या करते हैं, जाके सेट हो जाते हैं। सेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके बीच का जो Na और Cl के बीच का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जब वो रिड्यूस कर देते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाता है। ऑल्सो ड्यू टू द स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड देम some water molecules stick to each other forming a cluster around the ions। एक्चुअली में क्या है कि वो जाके उसमें चिपक भी जाते हैं। ईच क्लस्टर इज इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड विच रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द आयंस। फॉर दिस रीजन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऑफ वाटर इज वेरी हाई which reduce the electric field between sodium and chlorine ions of the 1/k times and then get this deassociated। और इस कारण से सोडियम और क्लोरीन के जो आयन है वो डीएसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू इट्स हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर एक्ट्स एज अ गुड सॉल्वेंट, और इसीलिए जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण वाटर एक्ट्स एज ए गुड सॉल्वेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Ions deassociated this way participate in conduction of electric current। और जो आयंस इससे डीएसोसिएटेड और डिपार्ट होते हैं एक दूसरे से, वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एट रूम टेम्परेचर electrical conductivity of the electrolytes is 10 to the power -5 to 10 to the power -6 times that of the metals। जो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट्स में 10 to the power -5 to 10 to the power -6 होती है, -6 टाइम्स होती है। मेटल्स इन नंबर डेंसिटी ऑफ द आयंस इज लेस एज कंपेयर टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मैटर। ऐसा क्यों है वो बताया जा रहा है। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो विस्कोसिटी होती है सॉल्यूशन की वो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द आयंस इज लेस कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द देयर लार्जर मास। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो लार्जर हो जाता है आयंस के मास से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें हो जाती है। अब आ जाते हैं थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस। द डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रोलिसिस ऑकर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है पहले कि जान लें। इलेक्ट्रोलिसिस एनी काइंड ऑफ द एनी काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और एनी काइंड ऑफ द सॉल्यूशन इन विच वी व्हेन वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी इट ब्रेक्स अप इनटू इट्स आयन एंड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देयर electric conduction are occur and this kind of the device they are called the this process is called the electrolysis। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है ना। और यही जो प्रोसेस कहलाती है और कंडक्टर के थ्रू वो कंडक्टर की तरह वो काम क्यों करने लगता है, क्योंकि उसके जो आयंस है रेडिकल से पॉजिटिव और नेगेटिव वो ब्रेकअप हो जाते हैं है ना। तो इसमें जो डिवाइस होती है उसमें इलेक्ट्रोड्स और कैथोड होता है। इलेक्ट्रोड होता है मतलब कैथोड होता है और एनोड होता है। तो उसमें आयंस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करने लगते हैं और इसलिए इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। और जिस डिवाइस के अंदर जिस वेसल में ये प्रोसेस की जाती है उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है और वोल्टामीटर विच इज़ यूज्ड टू स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। रेफर टू द फिगर शोन टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए ए और सी जो है वो एनोड और कैथोड है, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन ऑफ द AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। Ag जो है वो कैथोड पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रेट जो है वो एनोड पे जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट हमने एम्पियर यहाँ पर मीटर लगा रखा है, रियोस्टेट लगा रखा है और बैटरी लगा रखी है, और इस तरीके से ये होगा। देखिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हियर एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस मतलब एक्वियस का मतलब मीन्स होता है
water, solution in distilled water. Here aqueous solution of the AgNO3 is used as an electrolyte, and two plates A and C of silver and partially immersed in it, which are the electrodes. The electrodes are connected to a battery from which current enters the electrolyte through A, L leaves through C. देखिए AgNO3 का सॉल्यूशन है, एक्वेस पानी डिस्टिल वाटर के अंदर है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। टू प्लेट्स ली है सिल्वर की जो A और C है, और इमर्स्ड पार्शली इमर्स्ड, आधी डूबी हुई आधी बाहर है। द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू बैटरी, बैटरी से इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, है ना, वो विच करंट एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू A एंड लीव्स थ्रू C, और जो भी करंट है वो इन दोनों के द्वारा छोड़ा जा रहा है। AgNO3 डी एसोसिएटेड इंटू Ag प्लस और NO3 माइनस, ये आयंस में ब्रेक हो गया है। NO3 आयंस एनायंस है, मूव टूवर्ड्स द एनोड A, जो एनायंस है वो एनोड A की तरफ जाएंगे, और Ag जो कैटायंस है वो टूवर्ड्स द कैथोड C की तरफ जाएंगे। ठीक है, ईच पॉजिटिव सिल्वर आयन on reaching the cathode picks up an electron from it and reduced to become a neutral atom of silver and deposit on the cathode. सीधा सा है, Ag जो है आयन, ईच आयन Ag सिल्वर का हर एक आयन कैथोड पर जाता है, और जब वो पॉजिटिव जाता है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है उसको, और न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। एक लेगा और एक पॉजिटिव Ag है, एक नेगेटिव वहाँ से लिए सिल्वर, और क्या होगा जब वो होगा तो सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। सो Ag प्लस E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Ag। दिस प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग ऑफ Ag ऑन द कैथोड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और जो कैथोड पे जो सिल्वर इकट्ठा हो रहा है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाएगा। अब नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। नाइट्रेट आयन रीचिंग द एनोड ऑक्सीडाइज्ड, नाइट्रेट आयन वहाँ जाके जो सिल्वर है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा, उसका सिल्वर आयन बना देगा। सिल्वर आयन बना देगा तो वापस से जो सिल्वर आयन है वो कैथोड की तरफ चला आएगा, एंड द इलेक्ट्रॉन्स सो रिलीज्ड गोज टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द वायर। AgNO3 फॉर्म्ड डी एसोसिएट्स मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर एंड नाइट्रेट आयंस, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, और सिल्वर और नाइट्रेट के जो आयन है वो कंसंट्रेशन सेम रहेगा, और Ag प्लस NO3 टू Ag प्लस NO3 एंड इलेक्ट्रॉन, दस Ag पॉजिटिव आयन लॉस्ट एट द कैथोड इज ऑब्टेन बैक एट द एनोड। एक्चुअली में इस तरीके से जो वहाँ पर कैथोड पे जो सिल्वर आयन लॉस्ट हो रहा था वो एनोड पे हमको मिल जाता है, समराइजिंग। Electric current is due to the motion of the electrons in the external conducting wire and due to the motion of the ions in the electrolyte. Anode losses silver which gets deposited on the cathode. Concentration of silver nitrate is maintained. Cathode is made of the metal which is to be plated. देखो कैथोड जो है, अगर हमको किसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो उसको कैथोड बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल ग्रेशिया फॉर द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ द कॉपर, कैथोड इज मेड ऑफ कॉपर। मतलब अगर सिल्वर प्लेटिंग करना है कॉपर की तो हमको कॉपर का कैथोड बनाना पड़ेगा। एनोड इज मेड ऑफ द मेटल ऑफ विच प्लेटिंग इज टू बी डन, और एनोड उसका बनाना पड़ेगा जिसकी प्लेटिंग करना है। जैसे अगर सिल्वर पे गोल्ड का झोल चढ़ाना है या पॉलिश करना है तो हमको सिल्वर का कैथोड बनाना पड़ेगा, और जो एनोड होगा वो गोल्ड का होगा। एनोड इज मेड ऑफ द मेटल ऑफ विच प्लेटिंग इज टू बी डन, एन इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी ए कंपाउंड ऑफ द मेटल, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उस मेटल का ही कंपाउंड होना चाहिए। अगर सिल्वर का कर रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट, गोल्डन का कर रहे हैं तो गोल्ड नाइट्रेट। अब फेराडेज लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के फेराडेज लॉ क्या है? लॉ फर्स्ट जो कहता है वो ये कहता है कि मास एम ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द चार्ज Q पासिंग थ्रू इट।
So thus M is directly proportional to Q. Hence M equal to ZQ equal to Q equal to IT, where I is the current for time t. Z is called the electrochemical equivalent valent of the substance liberated in, is defined as the mass of the substance liberated from an electrolyte on passing 1 ampere current for 1 second, that is 1 coulomb of charge. Its unit is the kilogram per coulomb or kilogram per coulomb. Last second. When the same current is passed for the same time through the different electrolytes, the masses of the elements liberated at the electrodes are directly proportional to their respective chemical equivalents. Chemical equivalents E equal to any element is the ratio of its atomic mass to its valency. It is also called the ग्राम इक्विवेलेंट, इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और ये रिलेटेड है वैलेंसी से. लेट E1 एंड E2 बी द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द टू सब्सटेंस के इलेक्ट्रिक जो इक्विवेलेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट है E1 एंड E2 है रिस्पेक्टिवली. और M1 एंड M2 जो है उनके मासेस से लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन द सेम करंट I passes through two electrolyte cells from the same time t. Then the E1 upon E2 equal to M1 upon M2 equal to Z1 IT upon Z2 IT, E1 upon Z1 equal to A2 upon Z2 equal to F, where F is the Faraday's constant having value 96,500 coulomb per mole. This means that the 96,500 coulomb charge is required to liberate through the electrolysis 1 mole of an element having the valency 1, जिसकी वैलेंसी 1 है. 1 मोल ऑफ एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अलग करना चाहते हैं तो हमको 96,500 कूलम्ब जो है चार्ज रिक्वायर्ड होगा. इट ऑल्सो मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रॉन व्हेन 96,500 कूलम्ब चार्ज इज पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रोलिसिस इज M इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट. देखिए अभी केमिकल इक्विवेलेंट का फार्मूला भी आ गया. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है. वह ना मेटल प्लेट इलेक्ट्रोड्स हम पहले ही बात कर चुके हैं, एनोड एंड कैथोड, इज इमर्ज इनटू एन इलेक्ट्रोलाइट. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट लाइट मूव्स टुवर्ड्स इट एंड अ नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन इट एंड द इलेक्ट्रोलाइट. देखिए एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसमें डेवलप हो जाता है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो है वो वर्क करता है. व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर इमर्ज्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, अ नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड बिटवीन देम. देखिए हम 2 इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, वो डिफरेंट मेटल्स के ले रहे हैं, जैसे कॉपर और जिंक. इमर्ज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, उनको इलेक्ट्रोलाइट में आधा डुबा दिया है. एक नीट ये हमको मिलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करेंगे बिटवीन देम अगर हम करते हैं. द इलेक्ट्रोड्स एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड द पॉजिटिव. जो इलेक्ट्रोड हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा. वन हैविंग द लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा. जिस पे कम होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा. स्टडी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ऑन कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग द 2 इलेक्ट्रोड्स विद कंडक्टिंग वायर. एक कंडक्टिंग वायर से उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा इलेक्ट्रोड को. एंड डिवाइस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं. प्राइमरी सेल्स, द सेल्स दैट गेट डिस्चार्ज ओनली एंड कैन नॉट बी रिचार्ज आफ्टर यूज आर कॉल्ड द प्राइमरी सेल. वो प्राइमरी सेल जो एक बार वर्कआउट करने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं और उसके बाद वापस से उनको रिचार्ज नहीं किया जाता, वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं. सेकेंडरी सेल, द सेल विच कैन बी रिचार्ज आफ्टर यूज ऑफ द रिस्टोर्ड टू ओरिजिनल कंडीशन आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल वो कहते हैं मीन्स प्राइमरी स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है इनको. सेकेंडरी सेल वो है कि जो यूज़ होने के बाद वापस से ओरिजिनल उनको रिस्टोर किया जाता है ओरिजिनल कंडीशन में, दे आर कॉल्ड द सेकेंड. बैटरीज जो होती है वो
सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी होती है, वोल्टिक सेल. Italian scientist Volta prepared such a cell for the first time, hence it is known as the Voltic cell in the memory. In this memory, उसकी मेमोरी में उसका नाम वोल्टा रख दिया है. डाइल्यूट H2SO4 जो हमारा सल्फ्रिक एसिड है, वो डाइल्यूट इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट. उसमें सल्फ्रिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया जाता है. पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन जिंक इलेक्ट्रोड. सो द कॉपर इलेक्ट्रोड इज एट ए हायर पोटेंशियल and then the zinc electrode is the negative potential. Connecting the electrodes with a connecting wire, current conventional starts flowing from copper to zinc. Inside the cell, flow of the current is due to the motion of the positive ions towards the copper electrodes and negative ions towards the zinc electrodes. देखिए कॉपर जो है पॉजिटिव आयंस जो है वो किधर होंगे, कॉपर की तरफ होंगे, और नेगेटिव आयंस जो है जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होंगे, और इस तरीके से आयंस का फ्लो हो जाएगा. आयंस का फ्लो हो जाएगा तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होने लग जाएगा. वोल्टा ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ डेवलप्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मेटल्स. ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मेटल्स पे. यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स की साइज पे नहीं करता है, वो उस मेटल पे यूज़ करता है. He also found that the connecting them in the series a large PD can be obtained, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लार्ज ऑब्टेन किया जा सकता. सच ए कनेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड ए वोल्टिक बैटरी और द वोल्टिक पाइल. इसको वोल्टिक बैटरी या वोल्टिक पाइल कहा जाता है. डेनियल सेल एंड दिस सेल सॉल्यूशन ऑफ द Yes, we were on the Daniel cell. In this cell, solution of the copper sulfate is filled in a copper container. एक copper container के अंदर copper sulfate डाल दिया जाता है. Copper wall of the cell acts as the positive terminal. कॉपर सल्फेट जो वेसल है उसकी जो वॉल है वो कैथोड की तरह, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगी. पोरस पोर्सलिन पोर्ट कंटेनिंग जिंक इलेक्ट्रोड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4. उसमें एक पोरस जो है कंटेनर होगा जिसमें H2SO4 escaped inside the copper container as shown in the figure. The porous pot allows ions to pass through but does not allows the solution to get mixed up. देखिए जो पोरस सॉल्यूशन है वो पास करता है पर अंदर मिक्स नहीं होने देता है. फॉलोइंग रिएक्शंस आर Zn जो है उसके पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन रेट Zn इलेक्ट्रॉन्स पे होगा. Zn CuSO4 Zn SO4 बनाएगा और Cu इलेक्ट्रॉन्स जो है रिडक्शन एट द Cu इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड्स पर रिडक्शन होगा. और इस तरीके से देखिए Zn जो है इलेक्ट्रॉन है जिंक का, पोरस पार्ट है उसके बीच में, और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और CuSO4 का सॉल्यूशन है जो कॉपर के उसमें रखा गया है. जो कॉपर वेसल है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है और जो Zn है वो एनोड की तरह काम कर रहा है. Zn ions enter CuSO4 solution through the porous pot and the combine with the SO4 to form the ZnSO4, whereas the two electrons remains on the Zn electrode. Cupric radicals gain 2 electrons from the copper ball and reduce to the copper which deposit on the walls of the copper container. Zn electrons acts an anode and copper container as cathode, and electromotive force of the 1.1 volt is obtained in this cell. इस सेल से 1.1 वोल्ट मिलता है. Hydrogen produced due to electrolysis form a layer of the hydrogen gas on the copper container which increases the internal resistance. जो इसमें क्या हो जाता है, इस पर हाइड्रोजन जम जाती है और वो रेजिस्टेंस पैदा करती है. द सेल स्टॉप्स वर्किंग, और थोड़े दिनों के बाद सेल जो है वर्किंग स्टॉप कर देता है. दिस फिनोमेना नोन एज द पोलराइजेशन, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं. रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द सेल टू अवॉइड इट सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आर एडेड इन द लैक्लांसे एंड ड्राई सेल. बाद में जो डेनियल सेल था
उसकी जो ये मिस्टेक थी उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, उसमें जो मीन्स पोलराइजेशन जो होता था उसमें हमने कुछ दूसरा हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया, और वो किया है लेक्लांसे और ड्राई सेल में। द इलेक्ट्रोड्स वेयर ऑक्सीडेशन ऑक्योर्स इज कॉल्ड द एनोड एंड वेयर रिडक्शन ऑक्योर्स कॉल्ड कैथोड। लेक्लांसे सेल, this cell consists of a glass container filled with the NH4Cl, ammonium chloride and the electrolyte. Zn electrode and the porous pot containing carbon electrode are partially immersed in it. The porous pot contain MnO2 and the charcoal powder is used for the better electrical conductor, as the magnesium oxide is the poor conductor. Following reactions occurs, जो रिएक्शंस दी हुई है, NH4 जो NH3 में हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है कार्बन इलेक्ट्रेट का, और इसी तरीके से थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। Zn आयंस कंबाइन विद द क्लोरीन आयंस फ्रॉम द ZnCl2 बना लेते हैं टुवर्ड्स कार्बन इलेक्ट्रोड, हेंस द hydrogen combine with the magnesium oxide and forming the MnO2O3 and the water, thus preventing it from the collecting around the carbon electrode and the reducing its efficiency. This process is called the depolarization action. However, this action being so slow, H2 collects, hydrogen collects around the carbon electrode, reducing efficiency and voltage of the cell. If the cell is switched off, hydrogen gets removed and the cell can be used again. Thus, the cell is useful for short duration use. Electromotive force of this cell is 1.5 वोल्ट, और यही बाद में जाके आपका ड्राई सेल में यूज़, आप ड्राई सेल पे आ जाते हैं। ड्राई सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ड्राई सेल इज़ द टाइप ऑफ द पोर्टेबल लेक्लांसे सेल। पोर्टेबल लेक्लांसे सेल है, और उसमें जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको पेस्ट फॉर्म में बदल दिया था। फिगर सोन सेक्शनल व्यू ऑफ द ड्राई सेल। Zn पॉट, जिंक का पॉट होता है, एक्टिंग एज अ नेगेटिव टर्मिनल इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल एनोड की तरह काम करता है, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड उसमें है, इन द फॉर्म ऑफ ए पेस्ट, पेस्ट के फॉर्म में होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिक्स विद द चारकोल इज पैक्ड अराउंड द सेंट्रल कार्बन रॉड, उसके बीच में एक सेंट्रल कार्बन रॉड है, और पेस्ट लाइक ए पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड MnO2 एक्ट्स एज डिपोलराइजर। जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो डिपोलराइजर की तरह काम करता है। चारकोल एडेड फॉर द बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। द होल अरेंजमेंट इज सील्ड एट द टॉप विद द सिलेट। सिलेट से उसको क्या किया जाता है, सील किया जाता है। द बेस ब्रास केप ऑन द टॉप ऑफ द कार्बन रॉड हैज़ ए होल टू अलो H हाइड्रोजन आयन एंड प्रोड्यूस्ड टू द एस्केप outer surface of the zinc pot, and except the bottom is provided the plastic containing। ये पूरा उसका पूरा डिटेल दिया है। एनोड प्लास्टिक कोटिंग है, कैथोड है, कार्बन है, NH4Cl पेस्ट है, मतलब अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें है, लेयर ऑफ द चारकोल है, पोरस पेपर है। स्टैंडर्ड सेल, हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सेल की। नॉर्मली द इलेक्ट्रोड्स यूज इन द सेल कोरोड विद, देखिए जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं सेल में वो कोरोड हो जाते हैं। कोरोजन ऑफ मेटल ड्यू टू द मेटल होती है, और मेटल कोरोज होती है। टाइम एंड कैन नॉट प्रोवाइड द कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ए लॉन्ग टाइम, बट सम सेल्स नोन एज द स्टैंडर्ड सेल्स कैन प्रोवाइड ए कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। वन सच सेल नोन एज द वेस्टर्न सेल इन सोन इन द फिगर में वेस्टर्न सेल दिखाया गया है। इसमें प्लेटिनम वायर है, कैडमियम सल्फेट है, और कैडमियम का अमलगम है, ठीक है। और इधर जो है कैडमियम सॉल्यूशन है, और कैडमियम Hg जो आपका जो है मरकरी सल्फेट है। इन दिस सेल द मरकरी विच इज एक्ट्स एज द कैथोड एंड केप्ट इन द कॉन्टेक्ट विद द पेस्ट ऑफ द मरकरस सल्फेट Hg2SO4, which acts as the depolarizing agent, is the filled in the one part of the glass tube and S shape. Okay, the other part of the tube is filled with the cadmium mixed with the mercury, and it acts as the anode. Concentrated solution of the cadmium sulfate is used as an electrolyte, and bottom of the both the parts of this tube is sealed with the platinum wire, and thus the connecting terminals are prepared so that the cell can be connected in external circuit. At 20 degrees Celsius, the electromotive force of this cell is 1.0183 volt, and this remains constant over a wide range of the temperature.
standard cell, the lead storage cell accumulator, ACUM. The unlike primary cell, the secondary cell can be recharged and reused. Lead storage cell is the most widely used secondary cell in the practices. The positive terminal of the lead storage cell is the PbO2, means lead oxide, and the negative terminal is of the lead. This dilute solution of the H2SO4 dilute sulfuric acid के साथ वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है in fully charged condition. The specific gravity of the electrolyte is 1.285, which can be measured by a device called the hydrometer. Hydrometer से उसको मापा जाता है. The electromotive force of the cell is a 2.1 volt, and during the discharge lead sulfate deposit on the both the electrodes. It fully discharge stage, the specific gravity falls on the 1.15 हो जाती है. अब चार्जिंग. फॉर चार्जिंग द सेल डायरेक्ट करंट इज पास्ड थ्रू. जब चार्ज किया जाता है सेल को तो उसको डायरेक्ट करंट से लगाया जाता है. कनेक्टिंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विद पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स एंड नेगेटिव टर्मिनल. डायरेक्ट करंट सोर्स इज शोन इन द फिगर. ड्यूरिंग चार्जिंग PbO2 इज फॉर्म्ड. इसमें लेड ऑक्साइड बनता है और पॉजिटिव टर्मिनल पर लेड ऑक्साइड बनता है, और जो लेड बनता है फॉर्म्ड होता है कहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल पर. एट द सेम टाइम द जो सल्फ्रिक एसिड है वो जनरेट होता है और रिस्टोर कंसनट्रेशन, उसका कंसनट्रेशन रिस्टोर हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट. हिंस द सेल इज रेडी टू रिड्यूस. एज द सेल इज बीइंग चार्ज V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस I R प्लस R and VIT इक्वल टू R स्क्वायर. VIT equal to electrical energy used for the charging battery. EIT equal to electrical energy stored in the cell being charged. I square R plus R to T to electric energy lost at the heat and resistance. Solid state cell. Solid state cell जो है cells using liquid electrolyte have the following disadvantages. जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या है. देखिए, सबसे बड़ी बात है लीकेज आफ्टर लॉन्ग स्टोरेज. लॉन्ग स्टोरेज में लीकेज हो जाए. सेकंड, कोरोजन ड्यू टू द एसिडिक और द एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है तो उसमें मेटलिक जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कोरोज कर जाते हैं. शॉर्ट लाइफ होती है. स्मॉल वेटेज पर यूनिट मास ऑफ द सेल एंड द वोल्टेज एंड डिफ़िकल्टी इन द मेकिंग देम इन स्मॉलर साइज. और छोटी बात है कि स्मॉलर साइज में नहीं बनाया जा सकता. सॉलिड स्टेट सेल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉब्लम्स. और जो ये 5 पॉइंट्स ऊपर की जो मिस्टेक्स है वो सॉलिड स्टेट सेल में नहीं. सच सेल्स आर द प्रिपेयर्ड यूजिंग द सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट. सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द फॉर्म ऑफ द जेल, polymers or composite polycrystalline solids or thin film in which ions are mobile. Okay, figure 1.1 is the schematic diagram of the such a cell. Any one of both of the M plus cation and X minus of the anions are the cathode and anode. उनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिक्सर है. ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट, लिथियम एंड सिल्वर पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट. इस तरीके से लिथियम बैटरी आपकी मोबाइल वगैरह के सारी बैटरी इसी से बनती है. फिगर 2 shows the lithium solid state cell. Chemical reaction occurring at the iodine O2 electrode and the lithium iodide. Lithium iodide इलेक्ट्रॉन से रिड्यूस होगा, पोलराइजेशन होगा. इलेक्ट्रोड्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्स विद द material of the electrodes. Many solids are developed on for anode and cathodes are electrolyte used in the solid state cell. The lithium battery used in the mobile phones and consists of the such electrolyte. Lithium button cell are also used in the pacemakers for the controlling the heartbeats with the contain the mixture of the lithium iodide and aluminum oxide and the electrolyte. Polymer lithium battery and the hydrogen batteries are being developed to run the electric cars. ये भी बनाई जा रही है. थर्मो इलेक्ट्रिसिटी सीबेक इफेक्ट. In 1921, German scientist John Seebeck shown experimentally that when two junctions prepared by the connecting ends of two different appropriate metals are kept at the different temperature, electromotive force is developed. This phenomena is called the Seebeck अफेक्ट. ये सीबेक अफेक्ट. गजब बात. उसने बिस्मथ और इंस्टेंटेनियस लिया और उन दोनों को अलग अलग उसने वहाँ पे जॉइंट कर दिया और बीच में गैप दे दिया. द प्रिपेयर्ड इज द मेनर इज कॉल्ड द थर्मोकपल. इसको क्या बोलेंगे, थर्मोकपल. एंड मेटल्स आर अलाइज यूज्ड इन इट आर कॉल्ड द थर्मो एलिमेंट्स. और उनको थर्मो एलिमेंट्स कहा जाएगा जो मेटल्स यूज होगा. द जंक्शन एट द लोअर टेम्परेचर TR इज कॉल्ड द रेफरेंस जंक्शन.
जो टी आर है वो रेफरेंस जंक्शन है, और जो जंक्शन एट द हायर टेम्परेचर टी टी इज कॉल्ड द टेस्ट जंक्शन है। द ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड इज कॉल्ड द थर्मो इलेक्ट्रिक electromotive force, thermoelectric in short, or the Seebeck AMF, which is of the order of the microvolt per degree Celsius. Its direction depends on the type of the metal used and temperature of the junction. Metals which exhibit thermoelectric effect are arranged in a definite series known as the thermoelectric series. It starts with the antimony, nichrome, iron, and ends with the nickel, constant, bismuth. At cold junction, the direction of the electric current is the form of the metal to the metal coming after. In the above series, in bismuth and antimony, the thermocouple, the direction of the electric current at cold junction is from the antimony and bismuth. On the reversing and temperature of the junction, the direction of the current also reverse. More the separation of the metals is the series, more value of the electromotive force developed into in the thermocouple made from them. On plotting the electromotive force epsilon obtained on the varying the test junction temperature T, keeping reference junction temperature a parabolic graph as shown in the figure, and the obtained for the thermocouples prepared from some metals in graph is the inverted parabola. ये parabola बना हुआ है. For reference, junction temperature at 0 degree Celsius, the relation between epsilon and the T is given as under epsilon equal to alpha T plus half pt square beta T square d epsilon upon dt equal to alpha plus beta T. The rate of the change of the thermoelectromotive force with the temperature d upon dt is called the thermoelectric power. It is unit is the volt per degree equal to Celsius. Unit of the alpha is equality is beta is the constant is alpha and beta depends upon the type of the metals forming the thermocouple. Both EMF and thermoelectric power depend on the type of the metals forming the thermocouple and the temperature. The temperature at which the thermo EMF is maximum is called the neutral temperature, and that is Tn, and the temperature at which the thermo EMF charge changes its direction is called the inversion temperature Ti. Okay, so at the T equal to Tn equal to d epsilon upon dt equal to 0 and Tn equal to minus alpha upon beta. Thus, for a given thermocouple, the value of the neutral temperature is fixed, but the value of the inversion temperature depends on the reference junction temperature given by the Tn equal to Tr plus Ti upon 2. Peltier effect, as shown in the figure. When the electric current is passed through the junction of the two different metals, heat and exchange between the junction of the surrounding environment. This is known as the Peltier effect. Thus, Peltier effect is the reverse in the Seebeck effect. On reversing the direction of the current, heat exchange also the reverse. This means that if heat was absorbed at the junction, it will be the evolved of the reversing the current. This Peltier effect is reversible. When heat is absorbed at the junction, heat energy is converted into the electric energy and vice versa. The metal A and metal B, and the amount of the heat exchange of the junction del H is directly proportional to the amount of the charge. Okay, the del Q equal to passing through that. Then del S is proportional to del Q equal to del H is the pi AB into del Q. Pi AB is called the Peltier coefficient, which is defined as the amount of heat exchange at the junction per unit electric charge passing through it. The value of the pi AB depends on the type of the metals and the temperature of the junction. Comparison of the Peltier and the Joule's effects. The Joule effect. Heat is evolved for any direction of the current through the resistors. Why? Peltier effect. Heat is evolved in the junction with the current in the one direction and absorbed when its directed of the direction of the current is reversed. Rate of the heat evolved in the proportional to the square of the current through the resistor. Rate of the heat exchange in the proportional to the current through the junction, or total amount of the heat evolved in the proportional to the amount the charge passing through the junction. Heating takes place throughout the resistor. Peltier heating is observed only at the junction. Thomson effect.
Again in 1851, William Thomson, later known as the Lord Kelvin, observed that where different parts of a conducting wire are kept at different temperature and electric current passes through it, heat either evolves or gets absorbed in different parts of the wire. This phenomena is called the Thomson effect, and heat produced or absorbed is called the Thomson heat, which is in addition to the Joule heat produced on the passing the current. The amount of Thomson heat del H emitted of the absorbed in any part of the conductor is directly proportional to the amount of the charge del Q in passing the temperature difference del T between two ends of the part of the conductor. Del H equal to sigma del Q upon del T into del T, and the sigma del T equal to del H upon del Q equal to Thomson heat upon the electric charge, where sigma is the constant for the any metal at the given temperature, and it's called the Thomson coefficient, and unit is the volt per degree Celsius, and this the MF is the difference between the difference points of the conductor per unit charge passing between them is called the Thomson MF. Thermopile. The device shown in the figure prepared by connecting a number of thermocouples in series to obtain the larger electromotive force is known as the thermopile, cold and hot. Okay, origin of thermoelectric effect. The maximum two electrodes are present in an orbital or an atom on the solid figure first shows that such energy level is as solids with two electrons, as can be seen from a figure. Electrodes have negative energies and the respect to the zero energy taken at the infinity, which means that they are bound to the nucleus. The electrons of the uppermost orbit requires minimum energy phi to be liberated from the atom, which is called the work function of the metal. Figure first, energy level. Figure second, and we at the same temperature, epsilon 1 equal to epsilon 2. epsilon और जो ऊपर है ए टू बी फाइव आई ए माइनस फाइव बी ए टू में फाइव ए माइनस फाइव बी. Different metals have the different work function. Okay, shows that the work function phi A of the metal A is less than the phi B of the metal B, which means that some electrons of the metal A has more energy than the maximum energy of the electrons of the metal B. This results into diffusion of the electrons from metal A to B. Metal A gains positive potential or losing the constant potential at the junctions whose values is proportional to phi A minus phi B, and the junction behaves like a battery. The positive terminal of this battery is towards the metal A as the shown in the figure 3. Such constant potential epsilon 1 and epsilon 2 at the two junctions having the different temperature are different as the value of phi A minus phi B vary with the temperature. This results in the net electromotive force E1 minus E2, which is called the Peltier EMF. The temperature gradient is the maintaining along the length of the conductor at the same metal electrons flow from the hot end to the cold end. This is equivalent to the imaginary battery formed on the different small elements of the metal T1, T2, T1, T2, T3, T4, T5. The connected in the series of shown the adjoining figure resulting in the potential difference called the Thomson electromotive force. The potential difference developed at the two junctions Seebeck effect is due to the Peltier EMF Thomson. Thus the Seebeck effect is the combination of the Peltier and the Thomson effect. A Peltier effect is if the charge flows in the direction of the Peltier EMF at the junction, work is done by the EMF, so energy is absorbed at the junction which cools it down. If the charge flows at the junction in the direction opposite to the Peltier EMF, the charge loses energy that converts into the heat energy and the junction gets heated. Application of the thermoelectricity. What are the applications of thermoelectricity? Some major applications of thermoelectricity are discussed as under thermoelectricity. Thermometer. देखिए, one junction of the thermocouple is kept at the constant temperature and the other is brought in the contact with the body whose temperature is to be measured. Thermo EMF produced can be calibrated
to indicate the thermal temperature of the body. Temperature ranging from very low temperature to 2000 Kelvin can be measured this way. The thermocouples, the copper constant, iron constant, platinum rhodium alloy, and the copper aluminum alloy and copper and gold iron alloy. Range of the temperature measured 50 K to 500 K up to the 1000 K and up to 2000 K and 1 K to 50 K. To measure the low temperature, thermocouples should be made of the metals, which gives the large electromotive force of the smaller difference of the thermoelectric generator. Electricity can be generated on a very small scale using the Seebeck effect. Efficiency of the thermocouples being very low, about 1%, and voltage of the 0.1 microvolt per Kelvin, and the power of the 0.25 microwatt per Kelvin can be obtained using the thermocouples and prepared from the semiconductors. A low power thermoelectric generator up to the 5 kilowatt capacity is keeping, and the junction is room temperature and heating. The other with the kerosene lamp have been developed for use in the remote areas. Okay, thermoelectric fuse is prepared using the Peltier effect, and this is the help of the junction at which the temperature decreases on the passing electric current. They can be used for the cooling or the small areas, as they have low electric efficiency. They have the noiseless, and there are no moving parts like a motor. Okay, they are pollution free, as there is no refrigerant gas like freon, and which destroy the ozone layer. Hence there is a scope to develop such fridges by improving their efficiency. So this lesson has been finished.